दो बहनें थीं। बड़े कस्बे में एक सौदागर से विवाह हुआ था और छोटी देहात में किसान के घर ब्याही थी। बड़ी का अपनी छोटी बहन के यहाँ आना हुआ। निबटकर दोनों जनी बैठीं तो बातों का सूत चल पड़ा। बड़ी अपने शहर के जीवन की तारीफ करने लगी। देखो कैसे आराम से हम रहते हैं, फैंसी कपड़े और ठाठ के सामान, स्वाद स्वाद की खाने की चीज़ें, और फिर तमाशे, थिएटर, बाग बगीचे। छोटी बहन को बात लग गई। अपनी बारी पर उसने सौदागर की जिंदगी को है बताया और किसान का पक्ष लिया। कहा, मैं तो अपनी जिंदगी का तुम्हारे साथ अदला बदली कभी न करूं। हम सीधे सादे और रूखे से रहते हैं तो क्या, चिंता फिक्र से तो छूटे हैं। तुम लोग सजी धजी रहती हो, तुम्हारे यहाँ आमदनी बहुत है, लेकिन एक रोज सब हवा भी हो सकता है। जी कहावत है, हानि लाभ दुई जुड़वा भाई। अक्सर होता है कि आज तो अमीर हैं, कल वही टुकड़े को मोहताज हैं, पर हमारे गांव के जीवन में यह जोखिम नहीं है। किसानी जिंदगी फूली और चिकनी नहीं दिखती तो क्या, उम्र लंबी होती है और मेहनत से तंदुरुस्ती भी बनी रहती है। हम मालदार न कहलाएंगे, लेकिन हमारे पास खाने की कभी कमी नहीं होगी। बड़ी बहन ने ताने से कहा, बस बस, पेट तो बैल और कुत्ते भी भरता है, पर वह भी कोई जिंदगी है? तुम्हारे जीवन के आराम, अदब और आनंद का क्या पता है? तुम्हारा मर्द जितनी चाहे मेहनत करे, जिस हालत में तुम जीते हो उसी हालत में मरोगे। वही चारों तरफ गोबर, भूस, मिट्टी, और यही तुम्हारे बच्चों की किस्मत में बंधा है। छोटी ने कहा, तो इसमें क्या हुआ? हाँ, हमारा काम चिकना चुपड़ा नहीं है, लेकिन हमें किसी के आगे झुकने की भी जरूरत नहीं है। शहर में तुम हजार लालच से घिरी रहती हो, आज नहीं तो कल की क्या खबर है? कल तुम्हारे आदमी को पाप को लोभ, जुआ, शराब और दूसरी बुराइयां फंसा सकते हैं। तब घड़ी भर में सब बर्बाद हो जाएगा। क्या ऐसी बातें अक्सर होती नहीं है? घर का मालिक दीना ओसारे में पड़ा औरतों की ये बातें सुन रहा था। उसने सोचा कि बात तो खरी है। बचपन से माँ धरती की सेवा में हम इतने लगे रहते हैं कि कोई व्यर्थ की बात हमारे मन में घर ही नहीं कर पाती। बस है कि मुश्किल एक वह है कि हमारे पास जमीन काफ़ी नहीं है। जमीन खूब हो तो मुझे किसी की परवाह न रहे, चाहे शैतान ही क्यों न हो। वही कोने में शैतान दुबका बैठा था। उसने सब कुछ सुना। वह खुश था किसान की बीवी के गांव की बड़ाई करने पर। आदमी को डींग पर चढ़ा दिया। देखो न करता था कि जमीन खूब तो फिर चाहे शैतान भी आ जाए तो परवाह नहीं। शैतान ने मन में कहा कि अच्छा हजरत, यही है, फैसला सही है, मैं तुमको काफ़ी ज़मीन दूंगा और देखना है कि उसी में तुम मेरे चंगुल से में होते कि नहीं। गांव के पास ही जमींदारी की मालकिन की कोठी थी। कोई 300 एकड़ उसकी ज़मीन थी। उसके सामने अपने साथियों उसके अपने आसामियों के साथ बड़े अच्छे संबंध रहते आए थे, लेकिन उन्होंने एक कारिंदा रखा जो पहले फौज में था। उसने आकर लोगों पर जुर्माने ठोकने शुरू कर दिए। दीना का यह हाल था कि वह बहुतेरा करता, पर कभी तो उसका बैल जमींदारी की घरचरी में पहुंच जाता, कभी गाय बगिया में चरने जाती, और नहीं तो उसकी रखाई हुई घास में बछिया बछड़ा ही जा मुँह मारते। हर बार दीना को जुर्माना उठाना पड़ता। जुर्माना तो वह देता, पर बेमन से। वह कुनमुनाता और चिढ़ा हुआ घर सा पहुंचता और अपनी सारी चिढ़ घर में उतारता। पूरे मौसम कारिंदे की वजह से उसे ऐसा त्रास भुगतना पड़ा। अगले जाड़ों में गांव में खबर हुई कि मालकिन अपनी जमीन बेच रही है और मुंशी इकराम अली के सौदे की बातचीत चल रही है। किसान सुनना चौंकते हुए उन्होंने सोचा कि मुंशी जी की जमीन होगी तो जमींदार के कारिंदे से भी ज्यादा सख्ती करेंगे और जुर्माने चढ़ाएंगे, और हमारी तो गुजर बस इसी जमीन पर है। यह सोचकर किसान मालकिन के पास गए। कहा कि मुंशी जी को जमीन न दीजिए, हम उससे बढ़ती कीमत पर लेने को तैयार हैं। मालकिन राजी हो गई। तब किसानों ने कोशिश की कि मिलकर ग्राम पंचायत की तरफ से सब जमीन पर जाके, ताकि वह सभी की बनी रहे। 2 बार इस पर विचार करने के बाद पंचायत जुड़ी पर फैसला हुआ। असल में शैतान की सब करतूत थी। उसने उनके बीच फूट डाल दी थी। बस तब से मिलकर किसी एक मत पर आ ही नहीं सकते। तय हुआ कि अलग अलग करके वह जमीन ले ली जाए। हर कोई अपने बित्ते के हिसाब से
मालकिन की पहले की तरह इस बात पर भी राजी हो गई। इतने में दीना को मालूम हुआ कि एक पड़ोसी इकट्ठी 50 एकड़ जमीन ले रहा है। जमींदारनी राजी हो गई है कि आधा रुपया अभी नगद ले लें, बाकी साल भर बाद चुकाना हो जाएगा। दीना ने अपनी स्त्री से कहा कि और जने जमीन खरीद रहे हैं, हमें भी 20 या इससे एकड़ जमीन ले लेनी चाहिए। जीना वैसे भार हो रहा है, पर कारिंदा जुर्माने पर जुर्माना करके हमें बर्बाद ही कर देगा। उन दोनों ने मिलकर विचार किया कि किस तरकीब से जमीन खरीदी जाए। 100 कलदार तो उनके पास बचे हुए रखे थे। एक उन्होंने उम्र पर आया अपना बछड़ा बेच डाला, कुछ माल बंधक रखा, अपने बड़े बेटे को मजदूरी पर चढ़ाकर उसकी नौकरी के मद्दे कुछ रुपया पेशगी ले लिया, बाकी बचा अपनी स्त्री के भाई से उधार ले लिया। इस तरह कोई आधी रकम उन्होंने इकट्ठी कर ली। इतना करे दीना ने एक 40 एकड़ जमीन का टुकड़ा पसंद किया, जिसमें कुछ हिस्से में दस्तखत भी खड़े थे। मालकिन के पास उसका सौदा करने पहुंचा, सौदा पट गया और वहीं के वहीं नगद उसने साई दे दी। फिर कस्बे में जाकर लिखा पढ़ी पक्की कर ली। अब दीना के पास अपनी निजी जमीन थी। उसने बीज खरीदा और अपनी जमीन पर बोया। इस तरह वह खुद जमींदार हो गया। इस तरह दीना काफ़ी खुशहाल था। उसके संतोष में कोई कमी नहीं रहती। अगर बस पड़ोसियों की तरफ से उसे पूरा चैन मिल सकता। कभी कभी उसे खेतों में पड़ोसियों के मवेशी आ चढ़ते। दीना ने बहुत विनय के साथ समझाया, लेकिन कुछ फर्क नहीं हुआ। उसके बाद तो और घोसी छोकरे गांव की गायों को दिन दहाड़े उसकी ज़मीन में छोड़ देने लगे। रात को तो बैलों का खेतों का नुकसान करते। दीना ने उसके बार बार निकलवाया, बार बार उनसे मालिकों से माफ़ किया। एक अरसे तक वह धीरज रखे रखा और फिर किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। लेकिन कब तक? आखिर उसका धीरज टूट गया और उसकी अदालत में दस्तखत दी। मन में जानता तो था कि मुसीबत की वजह असली यही है कि और लोगों के पास ज़मीन की कमी है। जानबूझकर दीना को सताने की मंशा किसी ने की है, किसी की नहीं है। लेकिन उसने सोचा कि इस तरह मैं नरमी दिखाता जाऊंगा तो ये लोग शर्म आते जाएंगे और मेरे पास जितना है सब बर्बाद कर देंगे। उनको एक सबक सिखाना चाहिए। सो उसने ठान ली कि एक सबक दिया। दूसरा नतीजा यह है कि 2-3 किसानों की अदालत से जुर्माना हो गया। इस पर तो पास पड़ोस के लोग दीना से कीना रखने लगे। अब कभी कभी जानबूझकर भी तंग करने के लिए अपने मवेशी उसके खेतों में छोड़ देते। एक आदमी गया और उसकी ज़रूरत अगर घर में ईंधन की है तो उसने रात में जाकर 7 पूरे शीशम के सख्त तख्त काट गिराए। दीना ने सवेरे घूमते हुए देखा कि पेड़ कटे हुए पड़े हैं, वे धरती से सटे हैं और उनकी जगह खड़े ठूंठो मानो दीना को चढ़ा रहे हैं। देखकर उसके तैस आ गया। उसने सोचा कि अगर दुष्ट ने एक यहाँ दूसरा दूर का पेड़ काटा तो भी गनीमत थी, लेकिन कमबख्त ने आसपास के सब पेड़ काट बगिया को वीरान कर दिया। पता लगे कि खबर लिए बिना छोड़ूं। उसने जानने के लिए सिर खुजलाया कि यह करतूत किसकी हो सकती है। आखिर तय किया कि हो न हो यह धन्नू होगा और कोई ऐसा नहीं कर सकता। यह सोच धन्नू की तरफ गया। शायद कुछ सबूत मिल जाए, लेकिन वहाँ कुछ चोरी का सबूत मिला ही नहीं और आपस में कहासुनी और तेजा तेजी के सिवा कुछ नतीजा न निकला। तो भी उसने मन में पक्का विश्वास हो गया कि धन्नू ने यह किया है और जाकर रपट लिखवा दी। धन्नू की पेशी हुई, मामला चला, एक अदालत से दूसरी अदालत हुई। आखिर में धन्नू बरी हो गया क्योंकि कोई सबूत और गवाही नहीं थे। दीना इस बात पर और भी झल्ला उठा और अपना गुस्सा मजिस्ट्रेट पर उतारने लगा। इस तरह दीना का अपने पड़ोसियों और अफसरों से मनमुटाव होने लगा। यहाँ तक कि उसे घर में भी आग लगाने की बातें सुनी जाने लगी। हालांकि दीना के पास अब जमीन ज़्यादा थी और जमींदारों में उसकी गिनती थी, पर गांव में और पंचों में पहला सा उसका मान नहीं रह गया था। इस बीच अफवाह उड़ी कि कुछ लोग गांव छोड़कर कहीं जा रहे हैं। दीना ने सोचा कि मुझे तो अपनी ज़मीन छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन और कुछ लोग अगर गांव छोड़ेंगे तो चलो गांव में भीड़ कम होगी, मैं उनकी ज़मीन खुद ले लूँगा, तब ज़्यादा ठीक रहेगा। अब तो ज़मीन की कुछ तंगी मालूम होती है। एक दिन दीना घर के उसारे में बैठा हुआ था कि एक परदेसी का किसान उधर से गुजरा हुआ उसके घर उतरा। वह वहाँ रात भर ठहरा, खाना भी खाया। दीना ने उससे बातचीत की कि भाई कहाँ से आ रहे हो? उसने कहा,
दरिया सतलज के पास से आ रहा हूँ, वहाँ बहुत काम है। फिर एक में से दूसरी बात निकली और आदमी ने बताया कि उस तरफ नई बस्ती बस रही है। उसे अपने गांव के कई और लोग वहाँ पहुँचे हैं। वे सोसाइटी में शामिल हो गए हैं और हर एक को 20 एकड़ जमीन मुफ्त मिली है। जमीन ऐसी उम्दा है कि उस पर गेहूं की पहली फसल हुई तो आदमी से ऊंची उसी बाले गई और इतनी घनी थी कि दरांत के एक काट में एक पूला बन जाए। एक आदमी के पास खाने को दाने न थे, खाली हाथ वहां पहुंचा। अब उसके पास 2 गायें, 6 बैल हैं और भरा खलियान है, अलग से है। दीना के मन में अभिलाषा पैदा हुई। उसने सोचा कि मैं यहाँ तंगी सकरी की जगह में पड़ा क्या कर रहा हूँ, जबकि दूसरी जगह मौका खुला पड़ा है। यहाँ की जमीन घर बार बेच बाच कर नकदी बना, वहीं क्यों न पहुँचूँ और नए सिरे से शुरू करके देखूँ। यहाँ लोगों की गिचपिच हुई जाती है, उसमें दिक्कत होती है और तरक्की भी रुकती है, लेकिन पहले खुद जाकर मालूम कराना चाहिए कि क्या बात है। सो बरसात के बाद तैयारी करें, चल दिया। पहले रेल में गया, फिर सैकड़ों मील बैलगाड़ी पर और पैदल सफ़र करता हुआ सतलज के पार वाली जगह पर पहुंचा। वहां देखा कि जो उस आदमी ने कहा था सब सच है। सबके पास खूब जमीन है और सबको 20-20 एकड़ जमीन मिली हुई है, या जो चाहे खरीद सकता है। और खूबी यह कि कौड़ियों के मोल जितनी चाहे जमीन और भी ले सकता है। सब जरूरी बातें मालूम करे दीना जाड़ों से पहल घर लौट आया। आकर देश छोड़ने की बात सोचने लगा। नफे के साथ उसके सब जमीन बेच डाली, घर मकान मवेशी डंगर सब की नकदी भी ले ली और पंचायत से इस्तीफा भी दे दिया और सारे कुनबे को साथ लेकर सतलज पार के लिए रवाना हो गया। दीना परिवार के साथ उस जगह पहुंचा। जाते ही एक बड़े गांव की पंचायत में शामिल होने की अर्जी दी। पंचों की उसने खूब खातिर की और दावतें दी। जमीन पर पट्टा उसे सहज मिल गया। मिली जुली जमीन से उसे और उसके बाल बच्चों के इस्तेमाल के लिए 5 हिस्से यानी 100 एकड़ जमीन उसको दे दी गई। वह सब इकट्ठी नहीं थी, कई जगह टुकड़े थे। अलावा इसके पंचायती चरगाह भी उसके लिए खुला कर दिया गया। दीना ने जरूरी इमारतें अपने लिए खड़ी की और मवेशी खरीद लिए। श्यामलाल जमीन में से ही अब उसको इतना मिल गया कि पहले से तिगुनी और जमीन उपजाऊ थी। वह पहले से कई गुना खुशहाल हो गया। उस पास चराई के लिए खुला मैदान का मैदान पड़ा और जितने चाहे वह ढोर रख सकता था। पहले तो वहां जमने और मकान बनाने का उसे रश रहा। वह अपने से खुश था और उसे गर्व मालूम होता था। पर जब वह खुशहाली की आदी हो गया तो उसे लगने लगा कि यहाँ भी जमीन काफी नहीं है, और होती तो अच्छा था। पहले साल उसने गेहूं बुवाया और जमीन ने अच्छी फसल दी। वह फिर गेहूं ही बोते जाना चाहता था, पर उसके लिए और पड़ती जमीन काफी न थी। जो एक बार फसल दे चुकती थी वह उसे तरफ एक साथ दोबारा गेहूं नहीं देती थी। 1 या 2 साल उसके गेहूं ले सकते थे, फिर जरूरी होता था कि धरती को आराम दिया जाए। बहुत लोग ऐसी जमीन चाहने वाले थे, लेकिन सबके लिए आती कहां से। इससे बर्बादी और खींचातानी होती थी। जो संपन्न थे वे गेहूं उगाने के लिए जमीन चाहते थे, जो गरीब थे वो अपनी जमीन से जैसे तैसे पैसा वसूल करना चाहते थे ताकि टैक्स वगैरह अदा कर सकें। दीना गेहूं बोना चाहता था, इसलिए 1 साल के किराए पर लिए उसने जमीन ले ली। खूब गेहूं बोया और फसल भी खूब हुई, लेकिन जमीन गांव से दूर पड़ती थी और गल्ला मीलों दूर से गाड़ी में भर भर कर लाना होता था। कुछ दिनों के बाद दीना ने देखा कि कुछ बड़े बड़े लोग अलग फार्म कर रहे हैं। वह खूब पैसा कमा रहा है। उसने सोचा कि अगर इकट्ठी कायमी जमीन ले लूं और वहीं घर बसाकर रहूं तो बात ही दूसरी हो जाए। इस तरह इकट्ठी और कायमी जमीन खरीदने का सवाल बार बार उसके मन में उठने लगा। 3 साल इस तरह निकल गए। दीना जमीन किराए पर लेता और गेहूं बोता। मौसम ठीक गए, काश्त अच्छी हुई और उसके पास माल जमा होने लगा। वह इस तरह संतोष से बढ़ता जा सकता था, लेकिन हर साल और लोगों से जमीन किराए पर लेने, उसके लिए कोई कोशिश और सिरदर्दी करने के काम से वह थक गया था। जहाँ जमीन अच्छी होती वहीं लेने वाले दौड़ पड़ते। इससे बहुत चौकस चौकन्ना और होशियार न था। जाता तो जमीन मिलना असंभव था,
यह एक परेशानी की बात थी। तीसरे साल ऐसा हुआ कि दीना ने एक महाजन के साझे में कुछ काश्तकारों से एक जमीन किराए में ली। जमीन गोड़कर तैयार हो चुकी थी कि कुछ आपस में तनातनी हो गई और किसान लोग झगड़ा लेकर अदालत पहुंचे। अदालत में फिर से मामला बिगड़ गया। करी कराई मेहनत बेकार गई। दीना ने सोचा कि अगर कहीं जमीन मेरी कायमी मिकल्लत की होती तो आज़ाद होता और क्या यह पछड़ा बनता और बखेड़ बढ़ता। उस दिन से वह जमीन के लिए निगाह रखने लगा। आखिर एक किसान मिला जिसने 1000 जमीन खरीदी थी, लेकिन पीछे उसकी हालत संभल न सकी। अब मुसीबत में पड़कर वह उसे सस्ती देने को तैयार था। दीना ने बात उसके चलाई और सौदा करना शुरू किया। आदमी मुसीबत में था, इससे दीना भाव दर में कमी करने लगा। आखिर कीमत 1000 रुपये तय पाई। कुछ नगद दे दिया, बाकी फिर सौदा पक्का हो गया। एक सौदागर अपने घोड़े के दाने पानी के लिए उसके घर आगे ठहरा। उसने दीना की बातचीत हुई। जो सौदागर ने कहा कि मैं नर्मदा नदी के उस पार से आया हूं, वहां 1500 एकड़ जमीन, उम्दा जमीन कुल 500 रुपये में खरीदी थी। सुनकर दीना ने उससे और सवाल पूछे। सौदागर ने कहा, बात यह है कि अफसर चौधरी से मिल मुलाकात करने का हुनर होना चाहिए। 100 से ज़्यादा रुपए तो मैंने रेशमी कपड़े और गलीचे देने में खर्च किए होंगे। फिर शराब, फल, मेवों की डलियां, चाय सेट वगैरह के उपहार अलग। नतीजा यह है कि फी एकड़ मुझे जमीन आने के भाव पड़ गई। कहकर सौदागर ने अपने दस्तावेज सब दीना के सामने रख दिए। फिर कहा, जमीन ऐन नदी के किनारे है और सारे का सारा किता इकट्ठा है, उपजाऊ उतना कि क्या पूछो। दीना ने इस पर उत्सुकता पूर्वक सौदागर से सवाल पर सवाल किए। उसने बताया, वहां इतनी जमीन है, इतनी कि तुम महीनों चलो तो पूरी न हो। वहां के लोग ऐसे सीधे हैं जैसे भेड़ और जमीन समझो, मुफ्त के भाव ले सकते हो। दीना ने सोचा, यह ठीक रहेगा। भला मैं अब 1000 एकड़ के लिए 1000 रुपए क्यों फंसाऊं? अगर वहां जाकर इतना रुपया जमीन में लगाऊं तो यहां से कई गुनी ज्यादा जमीन मुझे पड़ जाएगी। दीना ने पूछताछ की उस जगह कैसे जाया जाए। सौदागर ने सब बतला दिया। वह चला गया तो दीना ने भी अपनी तैयारी शुरू की। बीवी को कहा कि घर देखना, भालना और खुद एक आदमी के साथ यात्रा को निकल पड़ा। रास्ते में एक शहर में ठहरकर वहां से चाय के डब्बे, शराब और इस तरह और उपहार की चीजें जो सौदागर ने बताई थी ले ली। फिर दोनों बढ़ते गए। चलते चलते आखिर 7वें रोज वहां पहुंचे जहां से कोल लोगों की बस्ती शुरू होती थी। उसने देखा कि सौदागर ने जो बात बताई थी वह सही थी। दरिया के पास जमीन ही जमीन है। लोग उससे काम न लेते थे। कपड़े या सिरकी के तंबू में रहते, शिकार करते, मवेशी पालते, ऐसे की मौज करते। न रोटी बनाना जानते थे, न अनाज उगाना सीखा था। दूध का छाछ मठा बनाते, पनीर बनाते और उसी एक तरह की शराब भी तैयार कर लेते थे। ये सब काम औरतें करती थी। मर्द खाने पीने और फुर्सत से वक्त चैन की बंसी बजाते रहते थे। लोग मजबूत और स्वस्थ थे और काम धाम के बिना कुछ किए मगन रहते थे। अपने में बाहर उन्हें कुछ पता नहीं था, पढ़ना लिखना जानते नहीं थे और हिंदी तक नहीं जानते थे। पर भले सीधे स्वभाव के दीना को देखते ही वे अपने तम्बुओं से निकल आए और उसने चारों तरफ जमघट लगाकर खड़े हो गए। उसमें से एक दो भाषिए की मफार्त दीना ने बताया कि जमीन की खातिर आया हूँ। वे लोग बड़े खुश मालूम हुए। बड़ी आवभगत के साथ वे उसे अपने अच्छे से अच्छे डेरे में ले गए। वहां कालीन पर बिछे गद्दे पर बिठाया और खुद नीचे चारों ओर घिसकर बैठ गए। उसने पीने को चाय दी और दारू भी। उसकी मेहमानी में बढ़ बढ़ कर दावतें हुई
और सबको थोड़ी थोड़ी चाय बांटी। कोल लोग बड़े खुश थे। उन्होंने आपस में इस अजनबी की बाबत खूब चर्चा की। फिर दुभाषी ने कहा कि मेहमान को सब समझा दो। दुभाषी ने कहा कि ये लोग कहना चाहते हैं कि हम आपके आने से खुश हैं। हमारे यहाँ का कायदा है कि मेहमान की खातिर जो हमसे बन सके करें। आपकी कृपा है, हम कृतज्ञ हैं। बतलाइए कि हमारे पास कौन सी चीज़ है जो आपको सबसे पसंद है, ताकि हम उसे आपकी खातिर कर सकें। दीना ने जवाब दिया कि जिस चीज़ को देखकर मैं बहुत खुश हूँ वह आपकी ज़मीन है। हमारे यहाँ ज़मीन की कमी है और वह उपजाऊ भी इतनी नहीं होती, लेकिन यहाँ उसका कोई पार नहीं है। वह ज़मीन उपजाऊ भी है, खूब है, तो मैंने आँखों से यहाँ जैसी धरती दूसरी देखी नहीं। दुभाषी ने दीना की बात अपने लोगों को समझा दी। कुछ देर के आपस में सलाह करते रहे। दीना समझ नहीं सकता था कि वह क्या कह रहे हैं, लेकिन उसने देखा कि बहुत खुश मालूम होते हैं, बड़े हंस रहे हैं और जोर जोर से बोल रहे हैं। अनंतर से चुप हुए दीना की तरफ देखने लगे, फिर आपस में बात करने लगे। मालूम पड़ा कि जैसे उनमें से कुछ दुविधा में है। दीना ने पूछा कि उन लोगों में अब किस बात की अटक है। दुभाषी ने बताया कि उनमें से कुछ की राय है कि सरदार से जमीन देने के बारे में और पूछ लेना चाहिए। गैर हाजिरी में कुछ कर डालना ठीक नहीं है। दूसरों का ख्याल है कि इस बात में सरदार के लौटने की राह देखने की जरूरत नहीं। जरा सी तो बात है। यह विवाद चल ही रहा था कि आदमी सी बड़ी बलवार टोपी पहने आ पहुंचा। सब चुप होकर उससे सम्मान में खड़े हो गए। दुभाषी ने कहा कि यह हमारे सरदार हैं। दीना ने फौरन अपने सामान में से एक बढ़िया लवाद निकाला और चाय का एक बड़ा डिब्बा और अन्य चीजें सरदार को भेंट की। सरदार ने भेंट स्वीकार की और अपने आसन पर जा बैठा। बैठते ही कोल लोगों ने उससे कुछ कहना शुरू किया कि सरदार ने कुछ देर सुनता रहा। फिर उसने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। इसके बाद दीना की तरफ मुखातिब होकर हिंदुस्तानी में कहा, इन भाइयों ने जो कहा है ठीक है। जितनी जमीन चाहे चुन लो, हमारे यहाँ उसका घाटा नहीं है। दीना ने सोचा कि मैं मनचाहे जितनी जमीन कैसे ले सकता हूँ। पक्का करने के लिए दस्तावेज वगैरह भी तो होने चाहिए। नहीं तो वैसे आज इन्होंने कह दिया है कि तुम्हारी है पीछे, वह भी उसे ले भी सकते हैं। प्रकट में उसने कहा, आपकी दया के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। आपके पास बहुत धरती है और मुझे थोड़ी सी चाहिए, लेकिन मुझे भरोसा होना चाहिए कि मेरा अपना छोटा टुकड़ा कौन सा है और यह कि वह मेरा ही है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जमीन को नाप लिया जाए और उतना टुकड़ा फिर मेरे हवाले कर दिया जाए? मरना जीना ईश्वर के हाथ में है और संसार में यही चक्कर चलता है। आप दयावान लोग मुझे यह देते हैं, पर हो सकता है कि पीछे आपकी औलाद उसी को वापस लेना चाहे तब। सरदार ने कहा, तुम्हारी बात ठीक है, जमीन तुम्हारे हवाले ही कर दी जाएगी। दीना ने कहा, सुना है यहाँ एक सौदागर आया था, उसको भी आपसे जमीन दी थी। उस बाबत कागज पर पक्का कर लिया था। वैसे ही मैं भी चाहता हूँ कागज पक्का हो जाए। सरदार समझ गया। और ये कहानी का आगे का भाग हम आगे की वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे वाले भाग में मिलते हैं, कमेंट कीजिए।